सो हेलो फ्रेंड्स, और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। लास्ट टाइम हमने जो प्रॉब्लम नंबर 1 थी उसमें हम लोगों ने एक मास अटैच था स्प्रिंग के साथ, उसको उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट की थी लैग्रेंजियन इक्वेशन को यूज़ करके, लैग्रेंजियन इक्वेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2। और प्रॉब्लम नंबर 2 जो है बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूटन सेकंड लॉ है ना, उसको लैग्रेंजीज इक्वेशन से डेराइव करेंगे बेसिकली हम। अब न्यूटन का सेकंड ही क्यों? देखिए, जो सेकंड लॉ है ना न्यूटन का, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उससे न्यूटन का फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ जो है वो हम आराम से डेराइव कर सकते हैं। इसलिए, और ये कहते भी हैं कि जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इट इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन, मतलब उन तीनों के बीच में अगर देखें तो इसलिए अगर हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं तो बाकी दो को करना तो बड़ा ही आसान है। ठीक है, चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे। इसमें हम यूज़ करेंगे लैग्रेंजीज जनरल इक्वेशंस। लैग्रेंजीज जनरल इक्वेशंस करेंगे, जो सही में जो लैग्रेंजीज इक्वेशन है वो वाली इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या है ये इक्वेशन? डी बाई डी टी डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट माइनस डेल टी बाई डेल क्यू के इज इक्वल टू जी के। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे यार ये वाली इक्वेशन तो वो नहीं है जो हम लोग यूज़ करते हैं। कौन सी यूज़ करते हैं हम लोग तो जनरली ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट माइनस, और इनका समीशन भी होता है, वो भी लिख देता हूँ। कहाँ से करेंगे? कुछ नया लिख देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ आता था डेल एल बाई डेल क्यू के और इज इक्वल टू 0 आता था, है ना। हम लोग तो यही इक्वेशन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बेसिकली ये वाली इक्वेशन जो है वो यहीं से डेराइव की गई है। अगर हम पोटेंशियल को लिख पाएँ सॉरी, अगर हम जीके को लिख पाएँ पोटेंशियल का डेरिवेटिव, ठीक है, ड्यू टू स्पेशल कोऑर्डिनेट, अगर हम ऐसा लिख पाएँ तो इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम जो है वो कंजर्वेटिव सिस्टम बन जाएगा। कंजर्वेटिव सिस्टम के केस में ही जो फोर्स होती है, पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये है क्या। देखिए, यहाँ पे टी तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है ना, फिर उसके बारे में बताता हूँ। उसके बाद जो क्यू के है वो है आपके पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। आपको पता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? देखिए, एक्स वाई जेड तो कोऑर्डिनेट है ही है, इसके अलावा हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कोऑर्डिनेट मान सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अपनी प्रॉब्लम को इजी करने के लिए उसको जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहते हैं। मतलब जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट है वो भी आ गए उसमें, और कई अगली कोई अलग जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है वो भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में आ जाती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और क्यू के डॉट किसके बराबर आता है? वो आती है आपके पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी। और जो जीके है ना, कैपिटल जीके, ये है जनरलाइज्ड फोर्स। ये जनरलाइज्ड फोर्स, ठीक है। अब अगर हम जनरलाइज्ड फोर्स को पोटेंशियल का स्पेस कोऑर्डिनेट के हिसाब से डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखते हैं तो ये सिस्टम बन जाता है कंजर्वेटिव सिस्टम। ये बन जाता है कंजर्वेटिव सिस्टम। ठीक है, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए अगर ये वाली चीज यहां पे पुट करें तो यही इक्वेशन आपको मिल जाएगी, जो कि हम आमतौर पे यूज करते हैं। इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ये ज्यादातर यूज होती है कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, मतलब ज्यादातर क्या कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए ये इक्वेशन ज्यादा इजी है यूज करना, इसलिए इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो ये इक्वेशन ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये इसमें जीके की जो जनरलाइज फोर्स है हमें पता ही नहीं है वो
क्या ना बोलते हैं, कंजर्वेटिव है नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। इसलिए ये वाली ज़्यादा जो है अच्छी इक्वेशन है देखा जाए, ठीक है। ज़्यादातर सिस्टम कंजर्वेटिव होते हैं इसलिए इसको यूज़ कर लेते हैं हम, लेकिन अगर नहीं हुआ कंजर्वेटिव तो ज़्यादा बेटर है कि ये यूज़ किया जाए। ये तो अप्लाई भी नहीं होगी तब, क्योंकि तब फिर आप जो जनरलाइज फोर्स है उसको इस फॉर्म में नहीं ले सकते बस, ठीक है। तो इसका मतलब हम यही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमारे को पता है कि अगर हम लोग किसी पार्टिकल को माने और वो 3D में मूव कर रहा हो, ठीक है, तो यहां पे सपोज करता हूं मैं, सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग इन 3D। सपोज एक पार्टिकल 3D में मूव कर रहा है, ठीक है। अगर 3D में मूव करेगा तो आपको पता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ ऑफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। मतलब मैं मान रहा हूं, मैंने कोऑर्डिनेट कौन से लिए, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, फिलहाल मैंने उसको इस्तेमाल किया है। आप देखोगे कुछ भी नहीं है, ये x डॉट क्या है, x डॉट क्या है, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, y डॉट क्या है, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, और z डॉट क्या है, वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस। तो आप देखो कि ये अगर मैं हाफ m/2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगी, और सॉरी काइनेटिक एनर्जी आएगी अलोंग दी 3 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। उसको ऐड करोगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। हमें चाहिए ही काइनेटिक एनर्जी इस केस में, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ही नहीं है। वो यहाँ होता तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होती, क्योंकि जो लैग्रेंजियन होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो यहाँ लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है जी। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास अगर 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो हमारे पास एक चीज़ पक्की है कि देखिए पहला कोऑर्डिनेट जो होगा वो मान लीजिए q1 है, वो x होगा। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, y है, और तीसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास z है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये हो गया कि जो g1 है हमारे पास वो क्या आएगा फिर fx, g2 जो है वो क्या आ जाएगा fy, और g3 जो है वो क्या बन जाएगा fz, ठीक है जी। क्योंकि अब 3 कोऑर्डिनेट है ना, उन्हीं कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमारे पास जैसे समीशन किया, यहां भी समीशन ही होता है, तो जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतनी यहां पे इक्वेशंस बन जाएंगी हमारी लैग्रेंजियन इक्वेशन, ठीक है। अब वो देखते हैं कौन कौन सी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं, तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास, देखिए पहली इक्वेशन बनेगी आपके पास d/dt ऑफ del t बाय del x डॉट माइनस del t बाय del x इज इक्वल टू fx, है ना। पहली इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, d/dt ऑफ del t बाय del y डॉट माइनस del t बाय del y इज इक्वल टू fy। और तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी फिर, d/dt ऑफ del t बाय del z डॉट माइनस del t बाय del z इज इक्वल टू fz। ये 3 इक्वेशन हमारे पास बन गई अगर इसके हिसाब से देखें जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे अगर हम देखें इस इक्वेशन में, तो अगर मेरे को डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स नॉट निकालना हो तो ये इक्वेशन, इसको 1 लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से क्या आएगा, अगर डेरिवेटिव करेंगे, देखिए डेरिवेटिव करना है एक्स डॉट के हिसाब से, ना कि एक्स के हिसाब से। तो एक्स डॉट के हिसाब से करेंगे, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x डॉट, और 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपके पास mx डॉट। यहां पे बन जाएगा डेल्टा टी बाय डेल्टा वाई डॉट, तो ऐसे ये बन जाएगा my डॉट, क्योंकि देखो यहाँ पे y डॉट के हिसाब से इंटीग्रेशन होगी और डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है। और डेल टी बाय डेल z डॉट वो क्या हो जाएगी mz डॉट, ठीक है। इसका डेरिवेटिव, क्योंकि देखो यहां पे हमारे को चाहिए क्या, हमारे को x डॉट के हिसाब से डेरिवेटिव चाहिए, y डॉट के हिसाब से चाहिए, z डॉट के हिसाब से चाहिए, तो तीनों डेरिवेटिव हमने कर दिए। साथ ही अगर यहां हमारे को डेल टी बाय डेल एक्स भी चाहिए, डेल टी बाय डेल वाई भी चाहिए,
और डेल टी बाय डेल जेड भी चाहिए, तीनों चाहिए हमें। ठीक है, तो यहां पे देखो ना तो एक्स देखो एक्स डॉट के हिसाब से ना बोल रहा, खाली एक्स के हिसाब से बोल रहा है। एक्स के साथ एक्स ना एक्स है ना वाई है ना जेड है, यहां पे एक्स डॉट और एक्स अलग अलग चीजें, याद रखना है ना। एक्स डॉट तो वेलोसिटी होगी वो। अच्छा, तो अगर हम यहां डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, ये तीनों, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं। तो ये जो तीनों इक्वेशन क्या बनेंगे फिर, तो यहां पे लिखेंगे इक्वेशन 1, सॉरी इसको 1 मैंने इसको लिख दिया, चलो इसको इक्वेशन ए लिख देते हैं। तो इक्वेशन 1 2 3 बिकम्स, ये क्या बनेंगी अब, ये वाली जो ये तीनों है यहां पे पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा यहां पे, पहली इक्वेशन बनेगी डी बाई डी टी ऑफ एम एक्स डॉट इज इक्वल टू एफ एक्स। दूसरी इक्वेशन बनेगी डी, मैं इधर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, तो क्या आएगा आपके पास, डी बाई डी टी ऑफ एम वाई डॉट इज इक्वल टू एफ वाई, है ना। ये वाली ये और ये इसको यहां पुट करूंगा तो यही बचेगा। और तीसरी क्वेश्चन का बनेगी डी बाई डी टी ऑफ एम जेड डॉट इज इक्वल टू एफ जेड। ये तीनों इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आ जाएंगी। अब आपने ये सुना होगा कि एक चीज होती है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कहां लिखूं, चलो यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है आपके पास P, और उसको लिखते हो आप मास इनटू वेलोसिटी। अगर x कोऑर्डिनेट है तो Vx। अब वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं आप, x डॉट भी लिख सकते हो, है ना। Vx को x डॉट भी लिख सकते हो, तो आपके पास मोमेंटम किसके बराबर आ जाएगा, mx डॉट। यहां पे अगर मैं सेकेंड डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बनेगा हमारे पास बनेगा, सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो m, या एक काम करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव नहीं लेते, इसको ऐसे लिख देते हैं डी बाई डी टी, और एम एक्स डॉट को क्या लिखता हूं मैं, पी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ऐसे यहां पे इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा तो डी बाई डी टी ऑफ पी वाई इज इक्वल टू एफ वाई, है ना। और तीसरे का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ पी जेड इज इक्वल टू एफ जेड। ठीक है, तीन इक्वेशन बन गई मेरे पास। अगर आप ध्यान से देखो तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ही है। न्यूटन सेकंड लॉ अगर देखें वो उसका एक्स कंपोनेंट है, ये न्यूटन सेकंड लॉ जो करते हैं उसका वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। इन तीनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो एक इक्वेशन बनेगी, कौन सी, कि डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ, एक्सटर्नल फोर्स होती है वैसे ही। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, यही तो न्यूटन्स सेकंड लॉ है, यही न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, अब कई बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं वो तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। नहीं नहीं, वो स्पेशल केस है, जब बॉडी का मास कांस्टेंट हो तब होता है एफ इजिकल टू एम में। अदरवाइज जो न्यूटन का जो एग्जैक्ट लॉ है वो यही है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टोटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो हमने देखा यहां पे कि हम लोग लैग्रेंजियन डायनामिक्स यानी कि लैग्रेंजीज इक्वेशन को यूज करके न्यूटन के सेकंड लॉ को इजीली डेराइव कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, वही हमने किया। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कमेंट में ज़रूर लिखिए। और दूसरा देखिए, बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ कहीं एक्स डॉट कहीं वाई डॉट की, हो सकता है गलती कर दियो, एक्स की वाई लिख दियो। कोई भी गलती की हो प्लीज़ आई एम सॉरी, और ज़रूर बताइएगा मेरे को क्या गलती है। ठीक है, अगर आप गलती फाइंड आउट करोगे तो आप और ज़्यादा सीखोगे। ठीक है, दूसरा एक और बात और कि देखो यार, प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ, अगर आप खाली प्रॉब्लम को देखोगे तो कुछ नहीं सीखोगे। तो सबसे बेटर ये है कि जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है सबसे पहले आप खुद करो, एक दो बार करके देखो। ठीक है, उससे आपके कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एबिलिटी भी आपकी इंक्रीज होगी। अगर हम लोग खाली ये करें कि देखते रहें अगर,
ठीक है, सच में कह रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि मैं करवा रहा हूँ प्रॉब्लम आपको, लेकिन खाली देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो थोड़े टाइम के लिए आपके दिमाग में रहेगी। इसलिए ज़्यादा बेटर है प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लो पहले, उसके बाद देख लो यहाँ पे कैसे हो रही है, वो आप ज़्यादा बढ़िया सीखोगे। ठीक है, तो ओके, टाटा बाय बाय। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में, जो कि होगी प्रॉब्लम नंबर 3, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होगी। तब तक बाय।